नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरें, आज होने वाली भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता और फिर अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। साथ ही होंगी देश भर की बड़ी खबरें भी बताएंगी। दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत और अमेरिका के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजबान अमेरिका को भेंट किए विशेष उपहार। डॉक्टर जिल बाइडेन को भारत की प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया। भारतीय संस्कृति को दर्शाता है हस्तनिर्मित चंदन का डिब्बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का किया दौरा। पीएम मोदी ने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी सतत और समावेशी वैश्विक विकास का इंजन होगी साबित। साथ ही दोनों देशों के बीच शिक्षा और अनुसंधान में आपसी सहयोग बढ़ाने की जताई इच्छा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए 1973 से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देता है ये सम्मान। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए शनिवार को नई दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार राज्य में मौजूदा हालात पर लगातार बनाए हुए है नजर। पुणे में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर मंथन जारी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में शिक्षा नीति के बेहतर भविष्य पर आधारित होने पर दिया जोर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक को किया संबोधित। पटना में G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की बैठक। बिहार सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के साले पर कसा शिकंजा। ईडी और आईटी के एक साथ मारा छापा। दिल्ली, NCR, कोलकाता और लखनऊ, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 17 ठिकानों सहित कई राज्यों में सर्राफा कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी के मामले में की जा रही है छापेमारी। चीन के यिंजुआन शहर में एक रेस्टोरेंट में हुए धमाके में 31 से ज्यादा लोगों की मौत। रेस्टोरेंट में अचानक गैस लीक होने की वजह से हुआ धमाका। सैफ चैंपियनशिप में भारत के कप्तान सुनील क्षेत्री की शानदार हैट्रिक की बदौलत पाकिस्तान को 4-0 से दी मात। एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बने क्षेत्री। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। भारत और अमेरिका के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। पीएम मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वॉशिंगटन में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वॉशिंगटन DC में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। पीएम मोदी गुरुवार को वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को कई उपहार दिए। आज के न्यूज लेंस में जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन को
कौन कौन से गिफ्ट दिए और क्या है इन उपहारों की खासियत। अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात की और उनके साथ विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया, तो वहीं अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को भी एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया। पीएम मोदी द्वारा दिए गए उपहारों में भारतीय संस्कृति की झलक और भारत के अलग अलग राज्यों की विविधता देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कौन कौन से उपहार दिए और क्या है इन उपहारों की खासियतें। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है। इस डिब्बे को जयपुर के शिल्पकार द्वारा हाथ से बनाया गया है। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन की नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न हैं। इस डिब्बे के अंदर चांदी से बनी भगवान गणेश की एक मूर्ति है, जिसे कोलकाता के 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के एक परिवार ने हाथों से बनाया है। साथ ही चंदन के विशेष डिब्बे में एक चांदी का दिया भी है। इस चांदी के दिए को भी कोलकाता में 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवार के कारीगरों द्वारा हाथों से बनाया गया है। इसके अलावा चंदन के विशेष डिब्बे में 10 चांदी के डिब्बे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप 10 विशेष दान की तरफ इंगित करते हैं। भारतीय संस्कृति के 10 दानों में गौदान, भूदान, तिलदान, हिरण्यदान, रोपण्यदान, लवणदान, अज्यदान, वस्त्रदान, गुड़दान और धान्य दान शामिल हैं। पीएम मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दिए गए बॉक्स में 10 दान राशियां के स्वरूप गौदान के लिए गाय की जगह चांदी का नारियल है, जिसे पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है। भूदान के लिए भूमि की जगह मैसूर कर्नाटक से लाया गया चंदन का सुगंधित टुकड़ा है। तिलदान के लिए तमिलनाडु से लाए गए तिल या सफेद तिल के बीज हैं। हिरण्यदान के रूप में राजस्थान में हस्त निर्मित 24 कैरेट का शुद्ध हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का है। रौप्य दान के रूप में राजस्थान में हस्त निर्मित 99.5% शुद्ध हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का है। लवण दान के लिए गुजरात का लवण या नमक दिया गया है। अज्यदान के लिए पंजाब में तैयार किया गया घी है। वस्त्रदान के लिए झारखंड में हस्त निर्मित रेशम का कपड़ा है। गुड़दान के लिए महाराष्ट्र में तैयार किया गया गुड़ दिया है और धान्य दान के लिए उत्तराखंड के लंबे दाने वाला चावल दिया है। विशेष चंदन के डिब्बे के साथ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पुस्तक द 10 प्रिंसिपल उपनिषद के पहले संस्करण की एक प्रति उपहार में दी है, जिसे लंदन के फैबर एंड फैबर लिमिटेड ने पब्लिश किया है और द यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो द्वारा प्रिंट किया गया है। ये पुस्तक साल 1937 में W.B. यीट्स और श्री पुरोहित स्वामी द्वारा किया गया भारतीय उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन को भी विशेष उपहार दिए। पीएम की तरफ से जिल बाइडेन को दिए गए उपहारों में खास तौर पर लैब में तैयार किया गया 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड शामिल है। इस ग्रीन डायमंड को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके सटीकता के साथ तराशा गया है। जिल बाइडेन को पीएम मोदी ने पेपर मेशी भी गिफ्ट किया है, जो एक बॉक्स है जिसमें इस ग्रीन डायमंड को रखा जाता है। जानकारों के मुताबिक पीएम की ये अमेरिकी यात्रा कई मायनों में खास है। पीएम द्वारा 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड, गुजरात का नमक, पंजाब का घी, महाराष्ट्र का गुड़ जैसी चीजों का उपहार स्वरूप दिया जाना एक सॉफ्ट कूटनीति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी ई डिकर्सन के साथ अलग अलग बैठकें की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि वह भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और देश की हो रही प्रगति से बहुत प्रभावित है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए माइक्रॉन टेक को आमंत्रित भी किया। Had an excellent meeting with Prime Minister Modi. Very impressed with the vision that he has for India and the advances that India is making. We discussed a wide range of topics, and we really look forward to greater opportunities in India. Micron is a global leader in memory and storage, and we are a supplier to for memory and storage in all end markets, from data centers to smartphones to PCs, and today really fueling the AI engine as well. So we are excited about the opportunities that exist for the future of memory and storage. And again, congratulations to Prime Minister Modi on his excellent visit here. So far, it's going great from my understanding, and I wish him and India all the best. सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी अप्लाइड मटेरियल के सीईओ गैरी ई डिकर्सन ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की, निवेश निर्माण पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने में सहयोग करने की दिशा में चर्चा की। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर सकारात्मक रुख जाहिर किया। Just so impressed with India. And I really believe that the opportunity for India's growth in the semiconductor industry is now. This is India's time to drive incredible growth, and Applied is very, very much looking forward to working together with the Prime Minister and everyone in India to achieve tremendous success together. India is a trusted partner, so I think whether it's Applied Materials or many companies around the world, they see the trust and also the tremendous talent that is there in India. And I just deeply believe this is India's time to shine. We will be announcing soon a new innovation center in India. With Applied Materials, we'll also bring global partners into this new innovation center. And this innovation center will really be focused on innovation in the equipment. And we have very high confidence that working together with India, we can create a tremendous success. वहीं एच लॉरेंस कैल्प ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कैल्प जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है। भारत के उड्डयन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने पीएम मोदी की यात्रा पर कहा कि दोनों देशों के नेता जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वो भविष्य पर केंद्रित होंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग, साइबर, अंतरिक्ष, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर फोकस होगा। I think when you look at the kinds of things that the two leaders will be discussing over the next couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10, 15 years at least. Well, I would point you to what we're going to be talking about over the next couple of days, but you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. It really is a forward-looking, future-focused discussion. It's not for us to say what role they should play. Let's talk about the role that they are playing. They're already exporting security in the Indo-Pacific region and beyond. And they are contributing to the Indo-Pacific Quad. We are participating with India in the I2U2. I think you understand that that's a multilateral arrangement for the Middle East. So India is a world player and a net exporter of security and stability, and we look forward to deepening that and seeing that continue to prosper. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का दौरा किया। उन्होंने अमेरिका और भारत के छात्रों से मुलाकात की, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में सफल होने के लिए कौशल सीख रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं,
जिनमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के नवाचारों यानी कि इनोवेशन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन में स्किलिंग फॉर फ्यूचर कार्यक्रम में शिरकत करने वाले स्कॉलर छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर गर्व और उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने और भारत अमेरिका के बीच बढ़ रहे सहयोग से नवोन्मेष को नई ऊंचाई मिलेगी। It was absolutely inspiring to share space with Honorable Prime Minister of India and First Lady Jill Biden, and to hear their thoughts about the various opportunities available and their passion for education. And I'm really looking forward to how I can combine all this inspiration to achieve something worthwhile. Thank you. Prime Minister Modi also mentioned that we have to start at the lowest part of students and help faculty as well understand that there's other opportunities out there rather than going through your typical four-year schooling, where you can get an internship, apprenticeship that can also get you to a very well established career. I saw Prime Minister Narendra Modi, and after listening his visionary talk today, I got motivated. I'm inspired to keep working hard work and live up to expectations of my country. I just attended the event of the Honorable Prime Minister of India. I'm very happy and hopeful about the future, about the plans that he has mentioned, about the teacher exchange program, about teachers attending winter, taking the winter break in India to teach and get to know the people and students in India, technology transfer. All of them sound very hopeful, and I'm very excited. It was very exciting for me, and I was quite proud to represent the Indian research community here at this event, and it was very illuminating to listen to Prime Minister Modi and Dr. Jill Biden, and it was quite interesting to know what the two countries have been doing, and it is quite motivating to work more, and I hope that the two countries can do a lot more ahead in terms of science and technology. It was very inspiring to be sitting there and also listening to him and his vision for India, and listening to how he and Dr. Biden, they plan to work together to make everything, the collaboration between US and India very, very strong together in the future, as well as the present initiatives that they're both leading. And I felt very inspired and encouraged after listening to him. I think seeing the interaction between the Prime Minister and First Lady today, there was a tremendous energy in the room, and it really made me aware of the depth of the intellectual and scientific collaboration between India and the United States, and really inspires me to participate in that exchange and grow its depth. वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में न्यू जर्सी से पहुंची श्रीलंकाई तमिल अमेरिकी नागरिक मदी पिल्लई पीएम मोदी नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कर्मयोगी हैं और उन्होंने तमिलों के साथ साथ दुनिया भर के लिए काफी योगदान दिया है। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। Washington DC, and right now we have with a very special guest, we have Madi Pillai. Madi Pillai is a Sri Lankan American Tamil, and she lives in New Jersey, but she came here in Washington DC just to meet and just to greet Indian Prime Minister Narendra Modi. So, Madi Pillai, what do you think about Indian Prime Minister? What do you think about India, and how you come from New Jersey to Washington DC, and why? I really want to honor him, and I'm so privileged and proud to welcome him to America. Being a Tamil, Sri Lankan American, I'm so proud that our father from the nation, Mother India, is here to embrace the both nation, to make it better, this world. And he's not just a karma yogi, but he sees the vision and he executes to the next level. And I'm not just saying because I am just have to say and adore him. So how do you realize this? How do you realize this? As he has done so much of work in the world, and especially coming to America to embrace us again, and going different parts of the world and bringing the unity together, the peace together. And I just adore him. I actually
worship him in that sense. And I know he knows the Tamil in Sri Lanka is struggling, and I know the father knows that. But he's very prudent and very careful how he deals with this China and the whole drama of it. And I really read his all the messages and all those things. And when he also spoke one time that he says the Tamil is the oldest language in the world, and he was so proud that this is coming from our nation. And he said Vanakkam, he said Nandri. I was like chilled. I said, oh my God, this is our real being. He's not just a leader, he's a spiritual, a divine being to me, you know, whether everybody sees or not. And it takes one to know one. And I just appreciate him and I love him. I sang this song on a Father's Day, and I said, Tandir Thinar Valthukal Engaludaiya Appa Modiji. And I sang this song, you are never enough. I can hold the whole world in my hand, but nothing like you. There is nothing enough. You can give me the whole stars from the sky, but there's nothing. Can you sing this song for us? Yes. Yeah. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set up a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share it with me? Modiji, without you, all the shines of 1,000 spotlight, all the stars we steal from the night sky will never be enough. और भारत और अमेरिका रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश बाहरी हितधारकों के सहयोग से अमेरिकी और भारतीय स्टार्टअप के सम्मुख चुनौतियों का पता लगाने और उनके समाधान करेंगे। साथ ही दोनों देश डीप टेक रक्षा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक फंड के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित अन्य विकल्प तलाशने का भी इरादा रखते हैं। इसी दिशा में भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया। वॉशिंगटन डीसी में हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्रा ने रक्षा क्षेत्र के कुछ शानदार भारतीय स्टार्टअप, इंक्यूबेटर और सबसे बढ़कर आईडेक्स के प्रमुख विवेक विरमानी से बातचीत की। Indus X is a new initiative between great collaboration between India and US, and especially the startup ecosystem working in the defense field. We have with us such startups with us. There has been exhibition of Indian startups here. Sandeep Shah is with me, the first startup this evening. Sandeep, what are the solutions that you are currently working on, and how do you see the startup ecosystem in both the countries right now? So we build at Optimized Electrotech, we are building AI-based imaging surveillance systems. These are useful for discovery of threat and acting upon the threat without intervention of human beings in between. It is hugely beneficial for Indian Army as well as border security forces and police forces. What we could observe over here is that there are two opportunities that emerged. One is between startups and startups. There are lots of American startups also who would like to use data coming in from objects that we can build for them, the equipment that we can offer to them. And then there are the primes who came in and who suggested that they would like to invest in Indian startups, or they would like to work with the Indian startup ecosystem to enable them, which is us, to supply to the primes over here. I think that's a great encouragement that we saw. Perfect. Not just the defense, there are deep technologies that the two nations are going to collaborate, and satellite making is one such big opportunities. We have with us Jairam, who is a satellite-based startup in Ahmedabad. Jairam, what's the focus and what are you looking for being at this Indus X this time around? In Ahmedabad, with the facility, we try to mass manufacture these satellites, and we have a facility dedicated to make about 100 satellites a year. So with this, we want to give solutions to customers in terms of turnkey solutions or in terms of constellation solutions. We have the office here in the US, but at the point we are trying to understand what the customer requirements are in the US. Tell us about the incubation center and how many startups have you helped so far? Yeah, so we are from the incubator called T-Hub. We are the world's largest innovation campus. We have around 1,000 startups who can physically be present in our center.
We support another 1,500 digitally or physically across the country. We provide multiple kinds of support. We believe that the US has a lot of opportunity to provide for our startups. Now we turn to the man who is in charge of, accelerating the defense startups ecosystem in the country. How has been the experience so far? Both the countries' startups coming together. Within the last few months, we have worked hard with the US DoD to achieve what we had set out to. IDEX had been launched in 2018 by the Honorable Prime Minister with the aim to provide startups with a solid footing in the defense sector. And we had promised our startups that we'll give them good access to the services and ensure that they get procurement orders in a finite time. We were hoping that we'll be able to explore launch of some joint challenges with the US side. Launched a fact sheet of INDEX which states what are the broad objectives. The startup ecosystem, as we know, is the one of the largest in the world. But defense startups, especially through IDEX, is going to make a huge impact on the overall India-US defense ties. With camera person Mohit Joshi, Ajay Mishra, DD India, Washington DC. वॉशिंगटन डीसी में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता से पहले हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने वॉशिंगटन डीसी में मौजूद कई स्टार्टअप से बात की, इनक्यूबेटर से बात की। उन्होंने बात की आईडेक्स के प्रमुख विवेक विरमानी जी से भी। और आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं झारखंड के गिरिडीह में, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के जनसंपर्क अभियान को संबोधित कर रहे हैं। करते थे इलाज के लिए, आज देवघर में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल गया है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां मोदी जी ने एक विकास की कहानी, एक विकास की एक यात्रा को आगे बढ़ाया, वहीं झारखंड को हेमंत की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने हर तरीके से पीछे धकेलने का काम किया। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार मिलकर के सरकारों ने इसको करके दिया है, ये भी हमको समझना चाहिए। आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये हेमंत की सरकार है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। आज ये तुष्टीकरण में लगी हुई सरकार है, अपीजमेंट में लगी हुई सरकार है, और कानून व्यवस्था चरमरा गई है, चरमरा गई है। एक तरीके से कानून को तोड़ने वालों का साथ देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या ऐसी सरकार चाहिए आपको? ऐसी सरकार चाहिए आपको? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार चाहिए क्या? जरा हाथ हिला के बताइए, चाहिए क्या? ऐसी सरकार चाहिए क्या? आकंठ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना और गैर सामाजिक तत्वों का बढ़ावा मिलना और लॉलेसनेस का चरम सीमा पर पहुंचना, ये आज जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार दे रही है। मित्रों, जमीन का घोटाला, लैंड स्कैम, दिस गवर्नमेंट, ये सरकार घोटालों की सरकार है, घोटालों की सरकार। जमीन घोटाला, लैंड स्कैम, सबसे बड़ा हिस्ट्री में झारखंड में अगर लैंड स्कैम हुआ है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, पता नहीं इन सरकारों का शराब से क्या क्या रिश्ता है। जहां देखो, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां शराब घोटाला, वहां शराब घोटाला, यहां भी शराब का घोटाला। उसी तरीके से इल्लीगल माइनिंग और हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत का आशीर्वाद, ये अपने आप में जुड़ी हुई बात है, इसको भी हमने को समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि साहेबगंज में किस तरीके से इल्लीगल माइनिंग होकर के वहां पर भी काम चल रहा है, यह भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो संरक्षण इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मिल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं, यह बहुत ही दुखदाई बात है।
संथा। आप देख रहे थे झारखंड के गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और मिड डे प्राइम में अब बात ताजा खबर की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। यात्रा के पहले चरण में गृह मंत्री सबसे पहले जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक निशान व एक प्रधान के लिए 23 जून 1953 को बलिदान दिया था। इसके बाद गृह मंत्री भगवती नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सांबा का शिलान्यास करेंगे तो कई और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में गृह मंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 23 जून को ही अमित शाह दोपहर बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। श्रीनगर में सबसे पहले राजभवन सभागार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो शाम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित विस्तृता महोत्सव में भी शामिल होंगे। 24 जून को सुबह गृह मंत्री श्रीनगर स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के दौरान अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति को लेकर एक बैठक होने की भी संभावना है। और इस खबर पर सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, और क्या जानकारी है, कितना अहम माना जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा? कल से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं अमित शाह जी। सुधाकर जी ऋतु, बहुत अहम दौरा ये कह सकते हैं गृह मंत्री का। हम जानते हैं हालांकि 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया था जम्मू कश्मीर के लिए, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की उन्होंने जो बात की थी, जो संदेश दिया था, उसको अगर किसी ने पूरा किया तो मोदी सरकार ने पूरा किया। और आज उन्होंने जो एक तरह से बीज बोया था, वो बीज आज एक तरह से कह सकते हैं कि पुष्पित पल्लवित हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह की स्थिति है, खास तौर से हम जानते हैं आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो जमीनी स्तर के लोग हैं, जो सबसे कमजोर तबका, उनको जो अधिकार मिले हैं, महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, जिस तरह से योजनाओं का सैचुरेशन हुआ है और खास तौर से जो भारत एक राष्ट्र के तौर पर एक उसको पहचान मिली है, जम्मू कश्मीर का कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो एकीकरण हो पाया है, तो उसमें जो उनकी एक बड़ी भूमिका उनके सोच की रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, तो उनके बलिदान को सलाम करने के मकसद से खास तौर से वो 23 जून को गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं पहला चरण उनके दौरे का जम्मू में रहेगा। आपने जानकारी भी दी, वो CFSL सांबा में एक नया सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनने वाला, उसका शिलान्यास करेंगे। कई और जो परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। श्रीनगर में भी उनके कार्यक्रम है, कल ही वो देर शाम वो श्रीनगर भी पहुंचेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक वो अमरनाथ यात्रा की तैयारियों से जुड़ी एक सुरक्षा रिव्यू मीटिंग भी कर सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, 1 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है
अभी हफ्ते दिन पहले ही उन्होंने एक ओवरऑल रिव्यू किया जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी भी शामिल थे। तो एक बार और फिर से उन्होंने जो निर्देश दिए थे, खासतौर से जम्मू से भी, श्रीनगर से भी फ्लाइट्स की स्थिति, और जब एयरपोर्ट पे यात्री उतरते हैं वहां से कैंप तक जो पहुंचते हैं, तमाम जगहों पे जो सुरक्षा व्यवस्था, जो तमाम तरह के उनके जो निर्देश थे उस पर किस तरह से अमल हो रहा है, तो उसकी जरूर कम से कम जानकारी लेने की वो कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर पूरी जानकारी के लिए। बिहार के बेगूसराय जिले में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की है। उत्तर बिहार के बड़े कारोबारी और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के साले अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के बेगूसराय स्थित आवास पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले के घर छापेमारी से सियासी जगत में खलबली मच गई है। 7 गाड़ियों में जांच एजेंसी अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि अजय कुमार सिंह का लोहा फैक्ट्री सहित कई उद्योग धंधे हैं। टीम घर के अंदर कार्रवाई में जुटी है। कारू सिंह से जुड़े उनके रिश्तेदारों तक भी पहुंचने की कोशिश हो सकती है। बता दें कि कारू सिंह उत्तर बिहार के बड़े कारोबारी और ठेकेदार हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के भी बेहद करीबी बताए जाते हैं। उधर दिल्ली, एनसीआर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता सहित कई प्रदेशों और जिलों में ज्वेलर्स, बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह सर्राफा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों और आवास पर छापे मारे। मामले से जुड़े दोनों ही कारोबारियों पर पहले भी आयकर विभाग के छापे पड़ चुके हैं। चौक में कारोबार कर रहे भाई की लखनऊ में फैजाबाद रोड पर भी एक शोरूम है। इसके साथ दोनों ही भाई पिछले कुछ वर्षों से प्रॉपर्टी के कार्य में भी जुड़ गए थे। इसमें से एक भाई का शहर में जजमऊ तो दूसरे पर नवाबगंज क्षेत्र में काम चल रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है सर्राफा कारोबारियों पर, इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, इसके पीछे कारण है कि ये जो सराफा कारोबारी है, इन्होंने बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स को बचाया है और कहीं ना कहीं काले धन को रखने की इन्होंने कोशिश की है, क्योंकि जो इनकम टैक्स के दायरे में आती थी उस इनकम को इन्होंने छुपाया है। इससे पहले भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने लगातार इस पर कार्रवाई की है। पहले भी कई लोगों को इसके जो कार्रवाई के दायरे में लाया गया है और आज अगर आप देखें तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सराफा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लखनऊ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है और कानपुर में भी जो 2 भाई है उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है और अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। आप देखें कि बिहार में जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा है, इसके अलावा कोलकाता में जो सराफा कारोबारी है वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो छापेमारी की कार्रवाई है। तो मकसद यही था कि ये कारोबारी बड़े पैमाने पर काले धन को इकट्ठा कर रहे थे, बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स को बचा रहे थे। जब तमाम जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आई तो उन्होंने छापेमारी की कार्रवाई की। 15 टीमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऋतु अभी भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी नीरज, आपसे उस पर भी जानना चाहेंगे कि बिहार में जिस तरह से इस समय छापेमारी चल रही है, ईडी ने जो एक तरह से छापेमारी की है उसकी भी काफी हलचल, सियासी हलचल बढ़ा दी है उस पूरे छापेमारी ने। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई हुई है और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके साले के यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और ईडी की। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचा है ऋतु, तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो तमाम लोहा कारोबार से लेकर तमाम इनकी इंडस्ट्री है वहां पर इन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है। प्रवर्तन निदेशालय इनके पास पहुंचा है, इसका मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई चल रही है। तो आप समझ सकती हैं कि इनकी जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसे का जो टैक्स के दायरे में आता है पैसा, उसको छुपाने की कोशिश की है और बड़े पैमाने पर पैसा एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा है। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई है। और इससे पहले भी अगर आप देखें, 2 दिन पहले भी ईडी ने बिहार के अंदर छापेमारी की कार्रवाई की थी। एक बड़े होटल के कारोबारी हैं जिनके राजनीतिक गलियारे में काफी संबंध है, उनके यहाँ पर भी ईडी पहुंची थी छापेमारी की कार्रवाई में और बड़े पैमाने पर पता लगा था कि अवैध तरीके से जो संपत्तियां हैं वो भी अर्जित की जा रही थी। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए नीरज। और आइए रुक करते हैं पिथौरागढ़ से। एक हादसे की खबर आ रही है। बागेश्वर के सामा से पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले होकरा मंदिर में पूजा के लिए जा रही एक जीप
खोखरा के निकट सड़क से पलटकर रामगंगा नदी में गिरने की सूचना है। वाहन में सवार 10 में से 9 लोगों की मौत की प्रारंभिक सूचना मिल रही है। सूचना मिलते ही नाचनी थाने से पुलिस, तेजम से राजस्व दल और आपदा राहत दल मौके को रवाना हो चुके हैं। घटनास्थल अति दुर्गम क्षेत्र है। और अब बढ़ते हैं आगे। पुणे में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक को संबोधित किया। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों के अलावा यूनिसेफ, यूनेस्को और OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान सभी G20 देशों के शिक्षा मंत्री आउटकम दस्तावेजों को औपचारिक तौर पर स्वीकार करेंगे। ये आउटकम दस्तावेज इन सभी देशों के बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और पुणे में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक जारी है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षा केवल रोजगार का ही माध्यम नहीं है, बल्कि उसके द्वारा समाज भी उन्नत होता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारी शिक्षा नीति बेहतर भविष्य पर आधारित होनी चाहिए। Education is not only the foundation upon which our civilization has been built, it is also the architect of humanity's future. As education ministers, you are the Sherpas leading mankind in our efforts for development, peace and prosperity for all. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने स्वयं पोर्टल की सराहना करते हुए कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी समय, किसी भी स्थान पर किसी को भी एक्सेस करने के लिए सभी पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। Our objective has to be to provide quality education with better governance. In this, we have to adapt and use new e-learning innovatively. In India, we have taken several initiatives of our own. One such program is the study webs of active learning for young aspiring minds, or Swayam. This online platform hosts all courses from class 9 to the postgraduate level. It enables students to learn remotely and focuses on access, equity and quality. With over 34 million enrollments and more than 9,000 courses, it has become a very effective learning tool. G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की श्रम 20 की शिखर बैठक आज बिहार की राजधानी पटना में शुरू हुई। बैठक में भारत सहित 28 देशों के 173 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा शामिल है। L20 सम्मेलन का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बिहार का हजारों साल पुराना इतिहास है, ये ज्ञान की धरती है। यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों साल पहले विश्व के कोने कोने से लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे। उन्होंने कहा कि आज जरूरत मानवीय मूल्यों को महत्व देने की है। यदि मानवीय मूल्य से हम ओतप्रोत हो जाएं, तो श्रम जगत ही नहीं, पूरा सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक जीवन सुदृढ़ होगा। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक बुधवार गोवा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 4 दिनों की इस बैठक में गोवा रोड मैप पर सहमति बनी और एक घोषणा पत्र तैयार किया गया।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि जल्द ही पर्यटन पर निवेश को लेकर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 18 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। भारत दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद, हैंडक्राफ्ट के बाद ये टूरिज्म में है। इसलिए टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में आने वाले दिन में हम अच्छे टूरिज्म दृष्टिकोण से और एक बड़ा एक्शन प्लान करके आगे बढ़ेंगे। और मीटिंग भी है दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष में, उसमें इन डिटेल चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक को सफल बताया और भारत के साथ अपने संबंधों के विस्तार पर जोर दिया। We are very grateful for the India's G20 presidency to make this ministerial meeting successful. Korea is very grateful for the India's effort, and then we are going to try realize the outcome document for the development of the tourism in various ways based upon India's initiatives. Thank the Indian government for the hospitality, for inviting us as a guest country. We appreciate that under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi. India is doing great and we are happy to be here. For us, I'm from Nigeria, my name is Dorothy. For us, the most deliverable for me is the destination management, because in my country now we don't get a substantial number of leisure tourists, but we'll try to promote MICE tourism. So destination management is important to us, and we also acknowledge the need for sustainable destination management organizations that help us to sell our destinations. Great experience to get to see, go and meet the people and see the places, and great meetings, great G20 meetings, great opportunity to showcase the importance of travel and tourism to G20 economies. I think it's good to discuss together with other countries the future of tourism and especially sustainable tourism. That's very important for our country. We know tourism is increasing and that's good because it provides jobs and opportunities and economic growth. और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नर्सिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 2023 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये सम्मान उन नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में अपनी सराहनीय सेवाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति के साथ राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर मेधावी छात्रों को डिग्रियां वितरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर भी धारा 370 को लागू करने के पक्ष में नहीं थे और आज राज्य से ये धारा हटने के बाद प्रदेश विकास पथ पर लगातार बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जोर देते हुए कहा कि आज भारत के लोग पूरी दुनिया में परचम फहरा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय उच्च पद पर आसीन हैं। और असम के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य के कई हिस्सों में रात भर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, जिससे 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जिसमें बजली, बाक्सा, बारपेटा, चिराग, दरांग, विश्वनाथ, कछार, धुबरी समेत कई जिले शामिल हैं। वर्तमान में 780 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिनमें से सबसे अधिक गांव दरांग में हैं। राज्य भर में कई हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है और 25,000 से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट चुका है। राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें।
मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर बोलते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि साल 2014 से अब तक मोदी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। आज ऊर्जा के क्षेत्र में मांग की पूर्ति करने के लिए सक्षम है ये सरकार। इसके अलावा ऊर्जा के कई और क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। From 2014 till date, our government has totally transformed the power sector. Total transformation in all aspects. We've added about 186,000 megawatts today from 2014 till date. Today our installed capacity is 416,000 megawatts or 416 gigawatts. The total demand has gone up to 223 gigawatts. The transmission, so this is as far as generation is concerned. And we have capacity under construction. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे किसानों को तकनीक का लाभ तो मिलेगा ही, इसके अलावा केवाईसी, आधार से लिंक एवं भूमि रिकॉर्ड, साथ ही पारदर्शिता लाने में ये ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डेयरी प्रोडक्ट की फेमस कंपनी अमूल वाली लड़की किसी पहचान की मोहताज नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स की चर्चित कंपनी अमूल के अटरली बटरली गर्ल कैंपेन बनाने वाले सिल्वेस्टर दाकुना का निधन मंगलवार को मुंबई में हो गया है। 80 साल की उम्र में सिल्वेस्टर ने अंतिम सांस ली। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक जैन मेहता ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। अमूल ब्रांड को भारत का बड़ा ब्रांड बनाने में अमूल गर्ल की भी बड़ी भूमिका है। सिल्वेस्टर दाकुना ने 1966 में अमूल गर्ल वाले विज्ञापन की कल्पना की थी। सफेद और लाल रंग के डॉटेड फ्रॉक में नजर आने वाली इस गर्ल की वजह से अमूल ब्रांड को देश और दुनिया में नई पहचान मिली। अमूल गर्ल दुनिया में सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाले विज्ञापन में से एक है। विज्ञापन से कंपनी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अमूल गर्ल के माध्यम से समसामयिक मुद्दों पर कई बार विज्ञापन जारी हुए हैं, जिसकी कई बार तारीफ भी हुई। और वक्त अब खेल की खबरों का है। और गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या खबरें यार खेल जगत से? शुक्रिया ऋतु। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक की खबरों के साथ। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के माधव ने 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं पावर लिफ्टिंग में तुषार नाथ सिंह ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। उन्होंने 74 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक जीते। 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक अन्य भारतीय सी किरित भाई ने कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले रोलर स्केटिंग में भारत को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। सरस्वती और दीपेन जहां स्वर्ण जीतने में सफल रहे, वहीं जैस्मिन को रजत और अंशु को कांस्य पदक हासिल हुआ। एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने बुधवार को 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। भारत की रविमती ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। रविमती ने जैवलिन सी में ये सफलता हासिल की। वहीं पावर लिफ्टिंग में जुनकी ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया ने बेंगलुरु के श्रीकांतिरावा स्टेडियम में बुधवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। भारत के लिए इस मैच के हीरो रहे कप्तान सुनील छेत्री। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उनके अलावा उदांता सिंह ने 1 गोल किया। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाकर रखा।
भारत ने पहले हाफ में ही 2 गोल कर दिए। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने 10वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद उन्होंने 16वें मिनट में दूसरा गोल पेनल्टी पर किया। इसके बाद दूसरे हाफ में भारत ने 2 गोल और किए। इस हैट्रिक के साथ ही सुनील छेत्री एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बन गए हैं। भारत अब अपना अगला मुकाबला शनिवार को नेपाल के साथ खेलेगा। बात करते हैं सुनील छेत्री की ही। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ खेले गए मुकाबले में सुनील छेत्री ने 3 गोल दागे और इस हैट्रिक के साथ वे एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बने। इतना ही नहीं, अपने शानदार हैट्रिक की बदौलत वे फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप की चुनौती ताइपे ओपन में प्री क्वार्टर फाइनल में आकर समाप्त हो गई। कश्यप को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया के सू ली यंग ने 21-16, 21-17 से शिकस्त दी। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत संयुक्त राज्य अमेरिकयोर्मध्ये अद्य भवेत् द्विपक्षीया वार्ता। रक्षाक्षेत्रे सहयोग संवर्धने स्यात् बलम्। प्रधानमन्त्री मोदी तत्रत्य संसत् सदने अपि सम्बुध्यात्। असौ ह्यः व्हाइट हाउस इत्यत्र राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येतम् अमिलत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना संयुक्त राज्य अमेरिकायै विशेषोपहाराः प्रदत्ताः। डॉक्टर जिल बाइडेन इत्येतस्यै भारत प्रयोगशालायां विकसितं 7.5 कैरेट् मितं ग्रीन डायमंड इति हीरकं राष्ट्रपतये जो बाइडेन इत्येतस्मै च विशेष चन्दनपात्रम् उपायनत्वेन दत्तम्। भारतीयां संस्कृतं दर्शयति हस्तनिर्मितं चन्दनपात्रम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकायाः प्रथम नागरिक महिला जिल बाइडेन इत्येषा च राष्ट्रिय विज्ञान संस्थानस्य यात्रां कृतवन्तौ। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् भारत अमेरिका मैत्री सतत समावेशी वैश्विक विकासाय भविष्यति। सहैव देशयोर्मिथः शिक्षानुसन्धानयोः पारस्परिक सहयोग वर्धापने अभिव्यक्ता इच्छा। गृहमन्त्री अमित शाहः मणिपुरस्थितौ चर्चायै शनिवासरे नवदिल्ल्याम् आह्वयत् सर्वदलीयोपवेशनम्। केन्द्रप्रशासनं राज्ये वर्तमानस्थितिषु दत्तदृष्टिमत् वर्तते। पुणे नगरे G20 इति देशानां शिक्षामन्त्रिणाम् उपवेशने बालेभ्यः समावेशिनीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षाम् उपलम्भयितुं विमर्शः प्रवर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी दृश्यश्रव्यमाध्यमेन प्रेषिते सन्देशे शिक्षानीतेः उत्तमभविष्याधाराय बलं प्रदत्तवान्। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः अपि उपवेशने सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने ऐषमः वर्षाय राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। समाजे स्वकीयाः उत्कृष्टाः सेवाः प्रदातुं वैद्यसहायकेभ्यः तत्क्षेत्रीयेभ्यः च प्रदत्तं सम्माननम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः जम्बूयात्रायां। तत्र जम्मू विश्वविद्यालयस्य विशेष दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलितः अभवत्। उपराष्ट्रपतिः मातुः वैष्णोदेव्याः मन्दिरे दर्शनमपि कुर्यात्। जम्मूस्थिते राजभवने अपि तस्य कार्यक्रमः अस्ति। चीनदेशस्य यिंचुआन नगरे कस्मिंश्चित् उपाहारगृहे विहिते विस्फोटे 30 जनाः मृताः। ध्यातव्यमस्ति उपाहारगृहे वातिभाण्डतः वातः निर्गमनकारणेन तत्र अभवत् विस्फोटः। सैफ चैंपियनशिप स्पर्धायां भारतं दलनायकस्य सुनील छेत्रिणः भद्रप्रदर्शनेन पाकिस्तानदलं 4-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराजितवत्। एशियायाः द्वितीयः सर्वश्रेष्ठः क्रीडकः सिद्धः छेत्रीः। योग